राजा हुए दीर्घकाल तक मंचुओं ने चीन पर शासन किया। मंचू काल में भी पश्चिमी लोगों का आगमन चीन में हुआ। अगर सच पूछा जाए तो यह मानना पड़ेगा कि इसी काल में चीन में पाश्चात्य देशों के प्रभाव की जड़ जमनी प्रारंभ हुई और इसी काल में विदेशों से चीन का वास्तविक संबंध कायम हुआ। इस काल में विदेशों से लोग स्थल तथा दोनों मार्गों से आए। समुद्र के रास्ते से पोर्तुगीज, स्पेनिश, फ्रेंच तथा अंग्रेज और कुछ इटालियन तथा जर्मन आए। इसी समय 1784 में अमेरिकी व्यापारी भी चीन आए। जमीन के मार्ग से केवल रूस के लोग आए जो चीन में चांदी का व्यापार करने लगे। विदेशी राज्यों से, विशेषकर रूस से, चीन में इस समय एक संधि, ट्रीटी ऑफ नर्चेंस्क भी की। इस संधि के द्वारा रूस को पेकिंग में एक मिशन भेजने का अधिकार मिला। पेकिंग में रूस की मिशनरी भी कार्य करने लगी। अमेरिका और रूस से यह संबंध चीन के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। चीन में इस समय पुनः विदेशी मिशनरियों का भी आगमन हुआ। 18वीं सदी के चीन में इस समय पुनः विदेशी मिशनरियों का भी आगमन हुआ। 18वीं सदी के प्रारंभ तक चीन में ईसाइयों की संख्या 3 हो गई थी। 1793 में सर्वप्रथम अंग्रेजों का एक मिशन चीन आया। यह मिशन मेकार्टने के नेतृत्व में चीन आया था। दूसरा मिशन 1816 में पेकिंग आया। इसका नेतृत्व करता लन्नेस था। इसी समय रॉबर्ट मोरिसन के अधीन भी एक मिशन चीन पहुंचा। इस मौके से लाभ उठाकर अब प्रोटेस्टेंट मिशनरियों ने चीन में अपना कार्य प्रारंभ किया। प्रोटेस्टेंट लोग चीनियों को हे दृष्टि से देखते थे और उन्हें असभ्य समझते थे। अंग्रेजों की देखा देखी डच मिशनरियां भी चीन आई और 1795 में उनका पहला मिशन चीन पहुंचा। इसी प्रकार 1806 में रूस का एक दूत आया, लेकिन चीन ने उसके प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति का प्रदर्शन नहीं किया। पेकिंग में फ्रांस के जेमुइट भी पहुंचे और मंचू सम्राट की गौरव गाथा गाने लगे। विभिन्न मिशनरियों में सर्वाधिक चतुर तथा प्रभावशालिनी अंग्रेजों की मिशनरियां साबित हुई। चीन में आई विभिन्न मिशनरियों से अगर अंग्रेज मिशनरी की तुलना की जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के प्रारंभ में ही अंग्रेजी मिशनरी सभी से आगे निकल गई। इसका कारण यह था कि अंग्रेज अत्यंत चतुर तथा कर्मठ थे। अपनी व्यापारिक कुशलता तथा राजनीति चतुरता के चलते उन्होंने अन्य मिशनरियों को प्रतियोगिता में आगे नहीं बढ़ने दिया और भविष्य में चीन में वे अपना प्रभाव कायम करने में समर्थ हुए। नई शक्तियों के विरुद्ध चीन में असंतोष संपादित करें। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि चीन तथा पाश्चात्य देशों के बीच संबंध कायम हो चला था और 19वीं सदी तक संपूर्ण चीन अनेक विदेशी तथा उनकी मिशनरियां दृष्टिगोचर होने लगी थीं, लेकिन वह संबंध शांतिपूर्वक आगे न चल सका। चीन की जनता सरकार इन विदेशियों तथा उनकी मिशनरियों से धीरे धीरे घृणा करने लगी। उनका विचार था कि पाश्चात्य देशों से संपर्क बढ़ाने पर चीन की सभ्यता तथा संस्कृति नष्ट हो सकती है। इसलिए चीन ने पाश्चात्य प्रवृत्तियों का अनुभव किया और उनसे पृथक रहने का प्रयास किया। पाश्चात्य देशों के संपर्क में आकर भी उसने अपनी वेशभूषा, धर्म और रीति रिवाजों को अंगीकार किया। यही कारण था कि मंचू सरकार खुले रूप से इन पाश्चात्य देशों से पृथक रहने का प्रयास करने लगी। इस बात को दृष्टि में रखकर सम्राट कांगधसी ने एक राजकीय विज्ञप्ति निकाली और चीन प्रवेश से इन जातियों तथा मिशनरियों को वंचित करने का प्रयास किया। इस विज्ञप्ति के पीछे सम्राट की अपनी भावना तो थी ही, साथ ही साथ चीन की जनता को भी संतुष्ट करने के लिए उसे यह विज्ञप्ति निकालनी पड़ी। चीन की जनता इन विदेशियों से घृणा करने लगी थी और यह संभावना की जाने लगी कि चीन में खून खराबी भी हो सकती है। विशेषकर विदेशी मिशनरियों से चीन में काफी असंतोष था। मिशनरी के विभिन्न आदेशों के बीच झगड़े, पूर्वजों का आदर करते हुए कुछ धर्म प्रवर्तित लोगों का सम्राट के हुक्म की मान्यता तथा साथ ही नए धर्म की प्रवृत्ति के प्रति उनके अफसरों के प्रतिनिधित्व के द्वारा उनकी सत्ता की न्यूनता ने धीरे धीरे भ्रामक विचारों के प्रचारक के वास्तविक चरित्र के प्रति उनकी आंखें खोल दी। लेकिन यह याद रखनी चाहिए कि इस विज्ञप्ति के अनुसार चीन में आए हुए विदेशियों को चीन से बाहर नहीं निकाला गया। केवल उन पर या विभिन्न देशों से आए हुए व्यापारियों पर एक प्रकार का नियंत्रण रखने की बात कही गई। चीन की मंचू सरकार को यह आशंका हो गई थी कि अगर इन व्यापारियों को व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो वे संपूर्ण चीन में फैलकर अशांति फैलाने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए इस विज्ञप्ति में यह स्पष्ट कर दिया गया कि ये विदेशी व्यापारी चीन के सभी तटवर्ती बंदरगाहों से शांतिपूर्वक उचित व्यापार कर सकते हैं। व्यापार करने की अनुमति मिलते ही विदेशियों की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा, क्योंकि बड़े सहज ढंग से ही उन्हें यह अनुमति मिल गई थी। इससे उनका उत्साह और हौसला दोनों बढ़ा। फलतः अर्थलोलुपता के चलते इन लोगों ने नाजायज व्यापार भी करना प्रारंभ किया। वे उन व्यापारिक सुविधाओं का भी दुरुपयोग करने लगे जो उन्हें प्राप्त हुए थे। स्वाभाविक रूप से चीन की सरकार का ध्यान पुनः उनकी ओर आकर्षित हुआ। इसीलिए मंचू वंश के दूसरे सम्राट चियनलुग ने 1757 में एक दूसरी विज्ञप्ति निकाली, जिसके चलते वैदेशिक व्यापार को चीन में सीमित कर दिया गया और व्यापारियों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। इस विज्ञप्ति के अनुसार इन विदेशी व्यापारियों को दक्षिणी चीन के केवल एक बंदरगाह कैंटन से व्यापार करने की अनुमति मिली। इसके अतिरिक्त चीन में एक व्यापारिक दल का संगठन किया गया जिसे कोहंग कहा गया। इस दल के परामर्श तथा देखरेख में ही विदेशी व्यापारी चीन से व्यापार कर